हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जून के लिए अच्छे से चल रही होगी और जो भी ये मेरे नोट्स हैं आपके काफ़ी यूज़फुल होंगे। और आज की जो क्लास में लेकर आई हूँ उसने कहा था कहानी के लाइन टू लाइन जो भी क्वेश्चन आंसर हैं डिटेल में हाफ क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। जो हाफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी थी और हम इसको लाइन टू लाइन आज कवर करने वाले हैं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की लिखी गई कहानी है क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था और उसी के दौरान 1915 में ये कहानी लिखी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे ही ये कहानी लिखी गई है। तो इस कहानी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कानों में कंगना कहानी लास्ट में जो उसकी क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ उसको भी आप जाके ज़रूर देखिए और उस कहानी में से कितने सारे क्वेश्चन एनटीए ने 6 जनवरी वाले एग्जाम में पूछे हैं। तो उसी तरह का पैटर्न अब जून में आने वाला है, तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। पंक्तियाँ हमको छोड़नी नहीं है, पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कहानी के पात्र हैं, उनकी आपस में बातचीत है या उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है फ्रेंड्स। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो ये 1915 में प्रकाशित हुई थी और जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था तो आपको ये थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है। और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे ही ये कहानी लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, किसके द्वारा रचित ये कहानी है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये कहानी रचित है और बहुत ही फेमस इनकी ये कहानी है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका का नाम आपको जरूर याद रखना है। उसने कहा था कहानी किस शैली में लिखी हुई कहानी है, तो यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पे पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है और जीवंत संवादों का भी इसमें वर्णन किया गया है। फ्लैशबैक वो होती है जब हम फिलहाल में जब वर्तमान में किसी पुरानी बात को याद करते हैं, कोई कहानी दोहराते हैं या कोई पुरानी बात को याद करते हैं तो हम अपनी यादों में चले जाते हैं, पुराने समय में हम चले जाते हैं। तो इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसी ही बात कही गई है कि जो लहना सिंह होता है, होरा, उनकी जो प्रेम कहानी होती है बचपन की, वो वहीं पे युद्ध लड़ते लड़ते वहीं पे खो जाता है, अपनी पुरानी यादों में पुरानी बातें याद करने लग जाता है। तो उसने कहा था किस परिवेश की कहानी है, तो इसका परिवेश जो है अमृतसर के परिवेश, यानी कि जब ये पूर्व दीप्ति शैली में है, फ्लैशबैक में जब वो जाते हैं तो अमृतसर की कहानी होती है उनके बचपन की। लहना सिंह और होरा जो सूबेदारनी होती है, आगे हम पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अमृतसर के परिवेश की कहानी है और प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण इसमें किया गया है। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, तो इस कहानी की जो मूल कथा है वो क्या है, निस्वार्थ प्रेम इसमें दर्शाया गया है। लहना सिंह का और होरा का सूबेदारनी बन जाती है जो बाद में, उनका निस्वार्थ प्रेम और सर्वोच्च त्याग। लहना सिंह जब युद्ध में जाता है तो उसके पति हजारा सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह को और उसके बेटे बोधा सिंह को बचा कर ले आता है, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और कर्तव्य प्रायणता यानी कर्तव्य को निभाने वाली कहानी है कि उस बात पर यह रिलेट होती कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्राणों की आहुति दे देता है लहना सिंह लास्ट में, लेकिन अपने वचन को जरूर निभाता है कि जो होरा ने, जो कभी उसको पसंद करता था, अमृतसर की गलियों में जो उसको मिली थी, तो उसके प्रेम को निभाता है। तो ऐसे निस्वार्थ प्रेम इन कहानियों में ही देखने को मिलते हैं। आजकल ऐसे प्रेम नहीं कहीं पर नजर आते हैं, तो बहुत ही अच्छी और भावुक कहानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है। कहानी के पात्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल जो गौण पात्र है वो भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ए टू जेड जो पात्र आएंगे कहानी में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है सूबेदार लहना सिंह। बोधा सिंह है, बोधा सिंह जो कि होरा का बेटा बना था बाद में। सूबेदार हजारा सिंह उसका पति बना था। वजीरा सिंह है इसमें, कीरत सिंह है और सूबेदारनी होरा है। लप्टन साहब है इसमें, अत्तर सिंह है, अत्तर सिंह होरा का मामा था। तो इसमें डाक बाबू है, पोहलू राम आया है, तुर्की एक मौलवी का नाम आया है, अब्दुल्ला
खानसामा लप्टन साहब का है, जो कि खानसामा रसोइया होता है जो खाना बनाने का काम करता है, एक कुक भी कह सकते हैं इसको। तो नायक, जो भी नायक है इस कहानी में, मैंने थोड़ा उनको डिटेल में उनको बताने की कोशिश की है ताकि आपको पता चले कि किसका रोल क्या था इस कहानी के अंदर। तो जो लहना सिंह है वो नायक है जो सेना में 77 वी राइफल में जमादार है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी गया है कि लहना सिंह कौन सी राइफल में था। तो 77 राइफल, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। सेना में सिर्फ उसी का ये रैंक दिया गया है और किसी का रैंक बताया नहीं गया है कि वो कौन सी राइफल में काम करता था, जमादार था, 77 राइफल में जमादार है। सूबेदार लहना सिंह की बचपन सूबेदारनी लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है, हजारा की पत्नी बन चुकी थी होरा। तो सूबेदारनी भी कहते हैं उसको, होरा भी कहते हैं। तो सूबेदारनी के नाम से ही ज़्यादा इसमें बातचीत चली हुई है। तो सूबेदार हजारा सिंह सेना में सूबेदार है और होरा का पति बना था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह व सूबेदारनी होरा का बेटा है बोधा सिंह, वो भी युद्ध में गया हुआ था। तो वजीरा सिंह सिख सिपाही था, हसमुख फौजी था, एक लहना सिंह के साथ ही रहता था। तो लहना सिंह का ही दोस्त था वजीरा सिंह। तो एक था कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई मित्र। अंत में लहना सिंह का सिर उसकी गोद में होता है, लास्ट में वो अपने प्राण त्याग देता है। तो कीरत सिंह भी वहीं पे युद्ध में होता है। लप्टन साहब था एक जर्मन जासूस जो भेष बदलकर भारतीय सैनिकों को धोखा देने का प्रयास करता है। तो ये लप्टन साहब। तो नेक्स्ट है अतर सिंह, लड़की का मामा था होरा का, और महासिंह भी एक सिपाही था जो कि युद्ध में लड़ने के लिए गया था। तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि कई बार इनके बारे में ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कहानी में इनका क्या रोल था। तो हमें A to Z सब कुछ तैयार करना है अगर हमें GRF लेना है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं तो इनके जन्म और मरण की बात भी हमें जरूर याद होनी चाहिए, बाई चांस मैचिंग में पूछ लिए जाए। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के थे, इसके पूर्वज पंडित चंद्रधर शर्मा जी के। तो इनका जन्म जयपुर में माना जाएगा। तो ये जयपुर के निवासी थे, लेकिन जो इनके पूर्वज थे वो गुलेर। तो ये अपने नाम के पीछे गुलेरी लगाया है इन्होंने, जैसे कि नाम लिखा इनका मूल स्थान गुलेर, कोई गांव है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ कोई गुलेर गांव है। तो इन्होंने अपने नाम के पीछे गुलेरी वर्ड लगाया है, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में भी जैसे फॉरेनर्स होते हैं वो अपने नाम के पीछे या तो अपने सिटी का नाम लगा लेते थे या अपने पिता का नाम वो लगा लेते थे। तो चंद्रधर जो शर्मा जी हैं उन्होंने भी अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन है 12 सितंबर 1922 को, 39 वर्ष की अल्पायु में ही काशी में इनका निधन हुआ था। तो बहुत ही कम एज में ही इतना अच्छा इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं, इतने अच्छे कहानीकार हुए हैं चंद्रधर शर्मा जी, और बिल्कुल ही कम आयु में ही इनका निधन हो गया था। तो 39 की एज में ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन भी हो गया था। तो थोड़ा सा याद रखना, इस तरह से रिलेट करके हम चलेंगे तो हमें याद रहेगा। तो शर्मा जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थी। तो चंद्रधर शर्मा जी की जो प्रमुख कहानियाँ जो कि मैचिंग में पूछ ली जाती हैं, तो मैंने थोड़ा ऐड करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले उसने कहा था 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की लिखी, उसके दौरान ही लिखी गई कहानी है। सुखमय जीवन इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1911 में। और बुद्धू का कांटा है 1914 में। तो ये पूछ ली जाती है इनकी मैचिंग में, मिलान करने में। उसने कहा था कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है। तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान में कोड़ों की जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, और हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू कार्ट वालों की बोली काम हरम लगावे। तो इस पंक्तियों से ही ये कहानी शुरू होती है हमारी। तो हमें ध्यान रखना है कि अमृतसर पृष्ठभूमि पे ये बातचीत शुरू होती है जब वो छोटी लड़की और वो होरा और जो लहना सिंह है वो बचपन की बात को याद करते हैं, क्योंकि अब फिलहाल तो वो युद्ध में है, लेकिन वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पूर्वोदित शैली में ये लिखी गई है कि पुरानी बात को याद करना, पुरानी यादों में खो जाना और पुरानी कहानी को कहना। तो यहाँ पे बम्बू कार्ट का अर्थ नाम आया है, तो मैंने बम्बू कार्ट का इतिहास भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि आखिर अमृतसर में बम्बू कार्ट क्या था। तो बैम्बू से आपको पता चलता है कि बांस होता है, कार्ट यानी कि गाड़ी, बम्बू की गाड़ी, बांस से बनी हुई गाड़ी।
तो अमृतसर में बांस वाला बाजार बहुत ही पुराना, लगभग 200 साल पुराना बाजार माना जाता है और यह हल बाजार के पास स्थित माना गया है, जहां बांस से बने हुए सामान व वाहन का किफ़ायती दामों पर मिलते हैं, यानी कि कम दामों पर मिल जाती थी। यानी इक्के गाड़ियों के नाम हुई है, घोड़ा गाड़ी है, जो खच्चर गाड़ियां हैं। और उस टाइम पे क्योंकि इतनी जो भी ट्रांसपोर्ट इतना नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ये गाड़ियां ही चलती थी। तो बहुत ज़्यादा समय पहले की बात है। आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की उस टाइम पे इतने कोई साधन नहीं थे, बस कार नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे इक्के गाड़ियां चलती थी, घोड़े वाली गाड़ियां। इक्के गाड़ियों का नाम पिता कहानी में भी आया है कि इक्के गाड़ी का इंतजार करते करते वो कभी 2 आने, कभी 3 आने, 4 आने का वेट करते रहते थे। वहाँ पे जो सुधीर था उसका पिता कहानी है। तो इक्के गाड़ी का नाम इसमें भी कहानी में भी आया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ये सब बातें होती हैं जो कि मैं पंक्तियों में कवर करूंगी उन लाइनों को जो कि इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है कि फिर ये गाड़ियों की बात हुई, इक्के वाले जब दौड़े जा रहे थे गाड़ियों पे, सबको हटने के लिए कहते हैं सड़कों से। तो फिर उसके बाद अमृतसर का ये रोल आ जाता है। तो चौक की दुकान में कौन आ मिले थे कहानी में, तो एकदम से चौक की दुकान में कौन मिले थे, तो बम्बू कार्ट वालों के बीच में से होकर एक लड़का लहना सिंह और एक लड़की होरा चौक की दुकान पर आ मिले थे। तो बम्बू कार्ट वाली गाड़ियों से बचकर वो एक चौक में आ मिले थे जो कि अमृतसर में मौजूद था। तो किस बात से यह पता चलता था कि दोनों सिख थे, तो उस लड़की के बालों से, क्योंकि लंबे बालों, लड़के के बालों से, कि जैसे वो बनाते हैं ना, जूड़ा बनाते हैं जो सिख होते हैं, और सुथने से लड़की का पता चला कि वो खुला खुला जो है सुथना, यानी पजामा या सलवार जिसको कह सकते हैं, उसने खुला बिल्कुल लूज पहना था। तो एक दौर होता है कपड़ों का भी, कपड़ों से भी हमें पता चलता है कि किस दौर की बात है। हर एक दौर में अलग तरह के कपड़े पहने गए हैं और कभी ट्रेंड बदल जाता है, कभी किसी चीज़ का ट्रेंड आ जाता है। तो उस लड़के के बाल लंबे थे, यानी उसने सिख था वो, जो कि जूड़ा बनाया हुआ था, तो उसे पता चल जाता है कि कपड़ा भी बांधा होगा सिर पे कि वो सिख था, और लड़की ने खुला पजामा या सलवार पहनी हुई थी, जिसे लगता है कि वो दोनों सिख हैं। और अमृतसर की बात हो रही है, अमृतसर में तो वैसे ही पंजाबी हैं, सिख लोग हैं, तो इस बात से आपको ध्यान रखना है। तो लड़का दुकान के पास अपने मामा के लिए क्या लेने के लिए आया था, तो लड़का अपने मामा के घर पे आया हुआ था अमृतसर में, और वहाँ दही लेने के लिए आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल हमें थोड़ा सा डिटेल में करने होंगे, क्योंकि कोई भी सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। लड़की होरा क्या लेने के लिए आई थी दुकान पर, तो लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई थी, जो दालों को पीस कर और उनको गोले बनाकर जो बढ़िया बनाई जाती हैं, तो वो ही लेने के लिए आई थी। दालों को पीस के बनाई जाती हैं, जिनसे कि तरी वाली सब्जी बनाई जाती थी ग्रेवी बनाने के लिए। दुकानदार किससे बातें कर रहा था जब वो दोनों उसकी दुकान पर आए, तो दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी कि तकरार कर रहा था। एक परदेसी खड़ा था और जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना नहीं हटता था, यानी वो पापड़ों की गड्डी को गिन रहा था और वो दुकानदार से उलझ रहा था, यानी कि उनकी आपस में तकरार हो गई थी। गुथना यानी कि तकरार हो जाना। तो लड़के का लहना सिंह का घर कहाँ पे था, तो आपस में वो जब तक परदेसी से बात कर रहा था दुकानदार, तो आपस में वो खड़े खड़े बात करने लग जाते हैं। तो लड़का जो कि लहना सिंह है अब कहानी में, तो कहाँ का था, मगरे में, वो कहता है कि मगरे में। और लड़की का होरा का घर कहाँ है, माझे में, वो बताती कि तुम्हारा घर कहाँ है, माझे में। लेकिन यहाँ पर वो अपने मामा के पास आए हुए हैं, ये उनके रियल गांव के नेम है, जो जहाँ से वो आए हुए थे अपने अपने मामा के घर में। तो लड़के का माझे, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लड़के का था मगरे में, तो ये गांव के नाम है मगरे और माझे। माझे लड़की का होरा का गांव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की के मामा कौन थे, तो वो बताती है कि तुम्हारे मामा कौन, अत्तर सिंह, और उसकी बैठक में ही अब वो रहने के लिए आई थी, यानी अत्तर सिंह है, उनकी बैठक के नाम से उनका घर फेमस था। तो लड़की का मामा था अत्तर सिंह। तो लड़का किनके पास आया हुआ था, वो भी अपने मामा के घर में आया हुआ था, और उसके मामा का घर था गुरु बाजार में। उसके मामा का नाम नहीं बताया है। तो लड़के ने लड़की से क्या पूछा रास्ते में चलते हुए, जब वो सामान लेके अपने रास्ते पे हो लिए थे अपने अपने घर की तरफ, तो लड़का कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, यानी कि एंगेजमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है या टैग लाइन है इस कहानी की, तेरी कुड़माई हो गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जा चुका है, PYQ बन चुका है ये। और इस कहानी से अभी भी ये 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ को, एक एक जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, कहानी या निबंध कुछ भी,
स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसके जो भी टैग वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पात्र को छोड़कर, उसके ईयर को छोड़कर, ये सब चीज़ों के अलावा जो भी है वो भी सब कुछ आपको अच्छे से तैयार करना है जून के लिए। नेक्स्ट है लड़का और लड़की कब वापस मिले थे और कहाँ। तो वो अपने मामा के यहाँ पे आए हुए थे। जैसे कि रिवाज होता है कि छुट्टियों में बच्चे अपने मामा नाना नानी के घर पे चले ही जाते थे, तो वही बात है शायद कि वो अपने मामा मामी के नाना नानी के पास आए हुए थे। तो दूसरे तीसरे दिन वो सब्जी वाले के पास और दूध वाले के यहाँ अचानक फिर मिल गए थे। तो 1 महीना हो गया था उनको, ऐसे ही वो बार बार सामान लेने के लिए दुकान पे आते थे। छोटी उम्र के थे और छोटे बच्चों को तो वैसे दुकान पे सामान लेने के लिए भेज ही देते हैं, तो वो बार बार सामान लेने आते थे जब भी दुकान की तरफ, तो वो मिल ही जाते थे। तो कभी दूध वाले के पास, कभी सब्जी वाले के पास। तो ध्यान रखना, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले और दूध वाले के यहाँ अचानक फिर से मिल गए थे। लड़का और लड़की कब तक बार बार मिलते रहे थे। तो महीना भर, 1 महीने तक वो आपस में कुछ ना कुछ जब भी सामान लेने के लिए आते थे तो वो उनकी मुलाकात हो ही जाती थी। तो लड़के ने लड़की से कितनी बार फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़का बार बार उससे यही बात पूछता था, बात बातों में उसने 2-3 बार पूछा था पर जवाब वही मिला, धत। लड़की कह देती थी हो रहा धत। तो 2-3 बार पूछ लिया था उसने उससे। तो एक दिन लड़की ने परेशान होकर उसका विरोध करते हुए लड़की ने झूठ में क्या बोल दिया था लड़के को कि हाँ हो गई है मेरी कुड़माई। तो लड़का बोला कब। तो फिर लड़का कहता है कि कब। तो लड़की ने जवाब दिया कि कल। देखते नहीं, यह मेरा रेशम से कड़ा हुआ शालू। शालू यानी कि दुपट्टा, जो सोल होता है, यानी कि जो कुड़माई होने के बाद जो नया डाला जाता है लड़की पे कोई दुपट्टा, तो उस टाइम का रिवाज होगा, शायद आज भी चलता हो पंजाब में। और लड़की कह के घर की ओर भाग गई। तो इतना उसने कह दिया, उस दिन उसने कह ही दिया कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। देखते नहीं ये शालू, जो दुपट्टा उसने कुड़माई वाला पहना हुआ था उस दिन। तो नेक्स्ट, लड़के ने घर जाते हुए रास्ते में क्या क्या किया गुस्से में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और मैंने इसको क्वेश्चन में भी ऐड कर लिया है। ये पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 जनवरी को। तो लड़के ने जाते हुए क्या क्या किया, वो गुस्से में आ गया था, उसको बुरा लगा कि उसकी कुड़माई हो गई है, वो उसको पसंद करने लगा था लहना सिंह। तो सबसे पहले क्या क्या किया था रास्ते में, तो मैंने सबको लाइन टू लाइन यहाँ पे लगा दिया है। तो लड़के ने घर जाते हुए रास्ते में क्या क्या किया था गुस्से में। तो एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया था, यानी कि नाली में ढकेल दिया। तो एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी एक छाबड़ी वाला था, कुछ रख के ले जा रहा था अपनी छाबड़ी में, जैसे छाबड़ी होती है टोकरी बोलते हैं जिसको, तो उसमें सामान रख के ले जा रहा था, तो उसको ढकेल दिया उसने, उलट दिया। एक कुत्ते पर पत्थर मार दिया जाते जाते रास्ते में। तो एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया था। तो याद रखना आपको, गोभी वाला है, कुत्ते पर पत्थर मारा, छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी, लड़के को नाली में गिरा दिया, और सामने नहाकर आती हुई एक वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, फिर घर पहुंचा था वो। रास्ते में कोई नहाकर आ रही थी लड़की, तो उसे टकरा गया, फिर उसने कहा कि तुम अंधे हो गए हो क्या। तो इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन लगी हुई है, पूछा गया है। बाई चांस सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाए अब की बार तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। यहाँ से फ्लैशबैक की बात हो जाती है खत्म, अब आती है यहाँ से युद्ध की बात स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पर वो लहना सिंह और उसके साथी हजारा सिंह सूबेदार और महाज सिंह, वजीरा सिंह, वो सब युद्ध के मैदान की बात में आ जाते हैं, युद्ध की बातें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि खंदक का क्या अर्थ होता है, यानी खंदक में खाई बनाकर वो वहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। खंदक का क्या अर्थ है, तो खंदक का वर्ड बाई चांस पूछ लिया जाए तो मैंने थोड़ा इसमें मेंशन करने की कोशिश की है। जो वहाँ पर युद्ध में लड़ रहे थे, सुरक्षा के लिए जमीन में खाई खोदना, युद्ध लड़ने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। देखा होगा आपने, युद्ध भी, ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें खाई खोद के नीचे सुरंग बना के और शत्रुओं से बचने के लिए, युद्ध में सेना से, दूसरी सेना से बचने के लिए अपने आप को जमीन खोद कर खाई बनाकर बचाना। तो खंदक का इसमें काफी बार यूज हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो युद्ध के मैदान में जाड़ा कहाँ से भी ज्यादा हो गया था, वहां पर सर्दी। तो वहां पर वो जर्मन में युद्ध लड़ रहे थे, जर्मन में थे सभी जो भी हमारे इस कहानी के नायक हैं, जो भी हमारे इस कहानी के, तो वो जर्मन में थे, जर्मन में युद्ध लड़ रहे थे। उनको बार बार अमृतसर की और पंजाब की याद आती है, तो कहते हैं कि लुधियाना से भी 10 गुना जाड़ा था और मेह और बर्फ ऊपर से पड़ रही थी। तो यहाँ पे उनकी बातचीत चलती है, उनके नाम तो खैर नहीं
दर्शाए गए थे इस पैराग्राफ के अंदर, लेकिन जो जो बातचीत है उस तरीके से मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। युद्ध के मैदान में खंदकों में वो लड़ाई लड़ रहे थे और कैसी सर्दी थी, लुधियाना से भी 10 गुना ज़्यादा सर्दी थी। ऊपर से बारिश हो रही थी और बर्फ भी गिर रही थी, जैसे कि जो उनके खंदक थे, जो खाई थी, उनमें पानी भर जाता था। तो खंदक क्यों हिल जाती थी और कौन से धमाके होते थे वहां पर? तो हर 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके से सारी खंदक हिल जाती थी। तो वहां पर हर 2-2 घंटे में जो भी बम धमाके होते थे, बारूद के धमाके जो भी होते थे, तो सारी खंदक, उनकी जो खाई है वो भी हिल जाती थी और 100-100 गज जो धरती है नीचे धंस जाया करती थी। तो ऐसी उनकी हालात थी। जो भी लैना सिंह है, हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह, तो ये सब बातें वहाँ की युद्ध की चल रही हैं। तो खंदक हिल जाती थी वहाँ पर हर 2-2 घंटे में, जो भी है बम धमाके होते थे और धरती 100-100 गज धंस जाती थी। तो नेक्स्ट है कि गैबी गोला क्या होता है? तो गोले का नाम, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो गैबी गोला कौन सा होता है? अदृश्य तोप का गोला होता है, जो अचानक ही फटता है, बिल्कुल शांति के साथ पास में आके गिरता है, तब आवाज़ होती है, यानी जब वो फेंका जाता है, जब उसका पता नहीं चलता, अदृश्य गोला। तो गैबी गोले की बात हो रही है, तो युद्ध में गैबी गोले की बात करते हैं कि गैबी गोला पड़ जाए तो लड़ने के काबिल कौन रहेगा? कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उड़ा देता है। कहानी में कहाँ जलजले होने की बात की गई है? तो कहानी में कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसे जलजले हो रहे हैं जैसे कि नगरकोट में जलजले हुआ करते थे। तो नगरकोट का भी यहाँ पे एक नाम आया है, पहले अमृतसर का नाम आ चुका है, लुधियाना का नाम आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है शहरों के नाम, जगहों के नाम। तो युद्ध के मैदान में दिन में कितने जलजले होते थे? तो युद्ध के मैदान में कहते हैं कि नगरकोट में ऐसे जलजले होते थे, यहाँ पर भी इस युद्ध में ऐसे ही जलजले होते हैं। तो दिन में 25 जलजले, यानी कि बम धमाके हो जाते हैं 25। तो याद रखना है जो भी संख्या वाले क्वेश्चन है। खंदक से क्या दिखते ही गोली लग जाती थी? तो जो खाई बना के वो छुप के वहां पर युद्ध करते थे, वहां पर वार करते थे सामने वाली सेना के ऊपर। तो अगर खंदक से, यानी उस खाई से अगर उनका बाहर साफा, यानी कि जो पगड़ी होती है या कोहनी या उनकी दिखे तो गोली लग सकती थी, यानी गोली लग जाया करती थी। अगर उस खाई से थोड़ा सा भी आपका शरीर का हिस्सा दिखाई दिया, तुरंत गोली लग जाती थी। नेक्स्ट है, जर्मन सैनिक कहाँ छिपे रहते थे? तो मिट्टी में लेटे हुए होते थे, मिट्टी में, ताकि पता ना चले कि उनके कपड़े बिल्कुल मिट्टी में हो जाते थे। और घास की पत्तियों में छिपे रहते थे ताकि लोगों को, सामने वाली सेना को पता ना चले कि ये मिट्टी है, घास है, या यहाँ पे सैनिक लिपटे हुए हैं मारने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैना सिंह व उसके साथियों को कितने दिन हो गए थे युद्ध में और लड़ना था, और लड़ते हुए कितने दिन हो गए थे? तो आपस में बातचीत चल रही है, तो सारे कॉमन में ही बात कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता कौन किससे क्या कह रहा है। तो 4 तो खंदक में बिता दिए थे, 4 दिन तो खंदक में उस खाई में बिता दिए थे। अब उनको 3 दिन और लड़ना था, उसके बाद उनकी छुट्टी होने वाली थी, उनको रिलैक्स मिलने वाला था। तो लैना सिंह व साथियों को रिलीफ कब मिलने वाली थी? तो परसों, यानी 3 दिन और लड़ना था, उनको 4 दिन लड़ चुके थे वो उस खाई में, परसों उनको रिलीफ मिल जाएगी, फिर साथ ही 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी उनको। तो कहते हैं रिलीफ का मतलब ये होता है कि एक जो टीम होती है सैनिकों की, वो टीम 7 दिन तक लड़ेगी, एक टीम फिर 7 दिन तक लड़ेगी। जो 7 दिन लड़के आए हैं उनको फिर रिलीफ मिलता था अपना, क्योंकि लगातार लड़ेंगे तो वहाँ मर ही सकते थे युद्ध में, तो वो फिर उनको आराम करने का मौका मिलता था। फिर दूसरे जो सैनिक हैं, वो जो दूसरी टीम है या टुकड़ी कह सकते हैं, वो जाएगी लड़ने के लिए। तो किसके बाग में मखमल सहारा घास का मैदान था? तो फिरंगी मैम के बाग में घास का मैदान था, क्योंकि वो जर्मन में लड़ने के लिए गए हैं। तो फिरंगी मैम की बात आई है, यानी कि अंग्रेजों की जो पत्नी थी जर्मन वालों की। तो फिरंगी का क्या अर्थ होता है? तो गोरा, अंग्रेज या कोई भी विदेशी व्यक्ति, यानी कि वो हमारे लिए फिरंगी थी और हम भारतीय वहाँ जर्मन वालों के लिए फिरंगी हो सकते हैं, जो कि कोई भी विदेशी होता है। तो ये फिरंगी वर्ड आया है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिरंगी मेम उन्हें क्या क्या देती थी खाने में, और दाम भी नहीं लेती थी। तो वो जो फिरंगी मेम थी जर्मन वालों की, उसको उन सैनिकों को फल और दूध दे दिया करती थी और वर्षा कर देती थी, उनको भरपूर खिला देती थी वो खाना, और लाख कहने पर भी कोई दाम नहीं लेती थी। तो वो बदले में कुछ भी नहीं लेती थी उन सैनिकों से। फिर तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो, किसने कहा? तो जो फिरंगी मेम थी, जर्मन मेम थी जो जर्मन में, तो तुम राजा हो, यानी उन सैनिकों को वो कहती है कि तुम राजा हो।
और तुम हमारे देश को, मुल्क को यानी हमारे देश को बचाने के लिए आए हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध चला था कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, शायद उसकी मौत हो गई थी। तो उसी के बाद ये युद्ध स्टार्ट हो गए थे आपस में सभी देशों में। तो नेक्स्ट है, लैना सिंह व साथियों की आंख कब से नहीं झपकी थी? तो 4 दिन तक पलक नहीं झपकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि 4 दिन तक वो खाई में लड़ रहे थे, खंदकों में छिप कर, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो पानी भी उनकी खंदकों में, उन खाइयों में भर जाता था। तो ऊपर से सर्दी होती थी, वो ठिठुर जाते थे। तो 4 दिन से उनकी पलक भी नहीं झपकी थी, एक पल के लिए भी नींद नहीं ली थी उन्होंने। तो एक और इसमें कहावत आई थी, ये भी मैंने इसमें कर दिया है इसी बातचीत के दौरान, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका क्या अर्थ है इस कहावत का? किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो घोड़े को भी उसके काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए भी घोड़े को अभ्यास की जरूरत होती है, उसको घुमाना फिराना जरूरी होता है, ताकि वो आगे अपने जो भी यात्रा होती है उसको शुरू करता रहे, क्योंकि निष्क्रियता व्यक्ति की क्षमताओं को नष्ट कर देती है। बाई चांस हम कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम को हम कुछ दिनों तक करना बंद कर दें तो वो हमारी जो निपुणता है वो उसमें ख़त्म हो जाती है, तो हम बिल्कुल मतलब कि आलसी हो जाते हैं। तो इसी तरह से घोड़े भी आलसी हो सकते थे अगर उनको ना लड़ाया जाए। और जो सिपाही हैं अगर वो नहीं लड़ेंगे तो वो अपना युद्ध करना जो अभ्यास होता है, गोला फेंकने का, गोली मारने का या शूट करने का, तो वो सब कुछ वो भूलने लगते थे। तो ये सही बात है, हम अपने रिलेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से। अगर हम डेली स्टडी करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा, अगर हम डेली स्टडी नहीं करते हैं तो हमारा ज्ञान कम होता चला जाएगा। तो अच्छी कहावत है, हम भी इसे सीख ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मार्च का हुक्म पर कितने सिपाही को अकेला मार के लौटता? कहानी में लैना सिंह व साथी आपस में कहते हैं, तो अगर उनको मार्च करने का हुक्म मिल जाए यानी उनको कोई ऑर्डर दे दे तो वो 7 जर्मनों को अकेला मार के आ सकते हैं। तो आपस में उनका एक साथी कहता है, नाम नहीं बताया गया, पर 7 जर्मन को मारने के अकेले ही बात करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हम इनकी पंक्तियाँ करेंगे उसमें डिटेल में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं। तो किसके दरबार में मत्था टेकना नसीब ना होता? कहानी में कहते हैं उसके दोस्त आपस में। तो अगर वो 7 जर्मनों को ना मार के आए, अगर युद्ध में ना जीतते, तो वो दरबार साहिब में दिल्ली पर, यानी कि जो गुरु नानक देव जी हैं या जो दरबार है गुरुद्वारा, उसमें दरबार साहिब की दिल्ली पर वो मत्था टेकने के काबिल भी ना रहेगा। तो लैना सिंह व साथियों ने कितनी मील तक धावा किया था? तो आपस में वो बातचीत कर रहे होते हैं, कहते हैं कि उस दिन उन्होंने 4 मील तक धावा किया था, एक जर्मन नहीं छोड़ा था जिंदा उन्होंने। तो याद रखना है 4 मील तक युद्ध के दौरान। तो सैनिकों के पीछे हटने का कमान किसने दिया था? तो जनरल ने उनको पीछे हटने का हुक्म दे दिया था। अगर कमान जो होती है, मतलब ऊपर की जो पावर जो ऊपर रैंक पे होता है, हाई कमान, तो जनरल ने उनको हुक्म दे दिया था पीछे हटने का। अदरवाइज जनरल पीछे हटने का हुक्म नहीं देता तो वो कहाँ पहुँच जाते? बर्लिन में। तो यहाँ पर बर्लिन का नाम आ चुका है क्योंकि जर्मन में युद्ध लड़ रहे हैं, तो बर्लिन में पहुँच जाते युद्ध लड़ते लड़ते, अगर जनरल उनको पीछे हटने का हुक्म ना देता। तो लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। किसने कहा? लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह ने। तो जो लहना सिंह है वो जमादार था, नायक था 77 राइफल का, आप सभी ने देखा होगा। तो ये सूबेदार बात कहता है कि जो तुम बात कर रहे हो ना कि हम उनके इतने साथियों को मार देते अगर जनरल हमें पीछे नहीं आने का हुक्म देता। कहते हैं ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध की लड़ाई है, ये गांव की लड़ाई की तरह नहीं होती। जो जमादार या नायक यानी जो जमादार था लहना सिंह, उनके कहने पर चले कि वो कहीं के कहीं पहुंच के सभी को मार दें, ऐसा नहीं होता। सूबेदार कहता है बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना था, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? किसने कहा? फिर से सूबेदार हजारा सिंह उन सभी को कह रहा होता है, लहना सिंह और उसके साथियों को, कि बड़े जो अफसर होते हैं वो दूर की सोचते हैं। तो 300 मील का सामना था, अगर एक तरफ बढ़ गए तो वो जो सामने वाली सेना है उन्हीं को मार गिरा देती, क्या पता। तो नेक्स्ट है, खाई में दोनों तरफ किसकी तरह सोते झर रहे थे? जो खाई खंदक उन्होंने बनाई थी, खाई बनाई थी, तो वहां पे फिर से याद करते हैं कि चंबे की बावलियों की तरह सोते झर रहे हैं यहाँ पे खाई पे निरंतर। तो चंबे की जो बावलियां हैं वो है हिमाचल प्रदेश में,
तो चंबे में जो बावली होती हैं, जैसे कि राजस्थान में बावड़ियों का नाम आपने सुना होगा, पानी को स्टोर करने के लिए जो बावड़ियाँ बनाई गई थी, तो कहते हैं कि उन बावलियों की तरह, झरनों की तरह यहाँ पे पानी झर रहा है इन खाइयों के ऊपर, जिन खाइयों में वो युद्ध लड़ रहे हैं। ऊपर से बारिश, ऊपर से बर्फ और सर्दी का मौसम, तो उनका लड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट है, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, किसने कहा? तो लहना सिंह कहता है कि यहाँ सर्दी में लड़ते लड़ते यहाँ पे बैठे बैठे खाइयों में बिल्कुल जम गए हैं, ठिठुर गए हैं, हड्डियाँ उनकी अकड़ गई थी सर्दी से। तो लहना सिंह कहता है कि एक धावा और हो जाए जर्मन वालों पर तो एक गर्मी आ जाए। तो नेक्स्ट है कि सिगड़ी में कोले डालने को किसको कहा? सूबेदार ने। तो उद्यमी को कहा था। तो उनको थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए बोला गया था, अब उनका टाइम हो चुका था कि उनको रिलीफ मिले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम पंक्ति करेंगे तो भी इन सभी जो पंक्ति है लाइन टू लाइन इनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिगड़ी में कोले यानी कि कोयले डालने को किसको कहा था? उद्यमी को। तो उद्यमी भी एक करैक्टर आ चुका है इसके अंदर। खाई का पानी बाल्टियों से निकालने के लिए किसने कहा था? तो वजीरा सिंह व उसके साथी 4 जनों को खाई से पानी निकालने को कहा था, क्योंकि निरंतर बारिश हो रही थी और बर्फ भी गिर रही थी, तो उनकी खाइयों में पानी भर जाता था। महासिंह को क्या करने के लिए कहा था? खाई के दरवाजे पर पहरा बदल लेने को कहा था महासिंह को। सूबेदार हजारा सिंह क्या करने लगे थे? तो जो सूबेदार हजारा सिंह है वो सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे थे। सारी खंदक में जो उन्होंने खाई बना रखी थी उसमें चक्कर लगा के देखने लगे थे। नेक्स्ट है, पलटन का विदूषक यानी हंसमुख इंसान कौन था? तो वजीरा सिंह जो उनके साथ वहां पे युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ था, तो वो पलटन का सबसे हंसमुख इंसान था और सबको हंसाता रहता था। तो यहाँ पे हमारे 58 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट जो भी इसके क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे और ज़्यादा लंबी क्लास होने पर फिर मेरा जो वीडियो अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको पार्ट में डिवाइड करके ही आपसे शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ जो कि मैं बताऊँगी 6 जनवरी को कौन कौन सी पंक्तियाँ इसमें से और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है लाइन टू लाइन, और हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि हमारा जीआरएफ क्लियर ना हो, हमें तैयारी जीआरएफ की ही करनी है, तभी हमारा कई बार हमारा नेट क्लियर होता है या हमारा पीएचडी के लिए क्वालिफाई होता है। तो देख सकते हैं तो किस तरीके से हमें जीआरएफ के लिए पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ में आएगी। और एक बार पढ़ने से ही कहानियाँ इतनी मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कई बार पढ़ पढ़ के ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और कोई भी बात छूट ना जाए, हर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट जो हाफ क्वेश्चन बच गए हैं कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट जो भी क्लास मैंने अपलोड की है उनको भी ज़रूर जाके देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं जून के लिए और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे नोट्स, आप पढ़ के देखिए, याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने मेहनत करके इनको लाइन टू लाइन इनको कवर करने की कोशिश की है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से। तो आज की क्लास में इतना ही। जब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। और जल्द ही हमारा जो नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भरने के लिए वो भी आने ही वाला है, शायद इसमें ही रिलीज़ हो जाए नोटिफिकेशन। अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। सो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाइए और तैयारी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, डेली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। थैंक्स।